सिद्धांत बचा हुआ है उसको मैं आपको थोड़ी देर बाद डिस्कस करवा दूंगा। मतलब कि पहले वेव पढ़ा लेता हूं, वेव नेचर, बोर राइटिंग मॉडल, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा, फिर आगे हम लोग चलते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या कहना था। तो सबसे पहले यहां पर हेडिंग डालने वाले हैं वेव नेचर ऑफ लाइट। तो हेडिंग डाल लीजिएगा सेंट्रल हेडिंग करके, और ये वेव नेचर ऑफ लाइट के अंदर में हिंदी में अगर इसे बोलना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि वेव का तरंग प्रकृति। अपने को यही लिखना है, वेव का तरंग प्रकृति। तो मैं आगे हेडिंग डाल लेता हूं और यहां बस लिखना शुरू कर देते हैं वेव नेचर ऑफ लाइट। अच्छा देखिएगा, हो सकता है आज क्योंकि यहाँ पानी आया है, बारिश हुआ है, इस वजह से नेटवर्क थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकता है, तो आवाज़ कट कट के भी आ सकता है, जैसे भी हो, पर कम चांसेस है, पर होगा तो बताइएगा। तो देखो वेव नेचर ऑफ लाइट का कहना क्या था। देखो पार्टिकल नेचर का कहना ये था कि जब लाइट कभी ट्रैवल करती है या लाइट ट्रैवल करती है तो उसकी नेचर पार्टिकल के जैसे होती है। मतलब एक पार्टिकल, दो पार्टिकल, तीन पार्टिकल, जिसको हम लोग क्या बोला करते थे, स्मॉल पैकेट्स, और स्मॉल पैकेट के साथ साथ उसको मैंने बोल दिया था क्वांटा, या फिर उसी को बोला करते थे फोटोन। ये उसका कहना था पार्टिकल नेचर का, जिसको दिया था किसने, न्यूटन ने। लेकिन अब मैं जो आपको बताने वाला हूँगा, अच्छा थोड़ा सा इसको ऊपर करना पड़ेगा क्योंकि स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, शायद आप बोल रहे होंगे। हाँ अब आ गया होगा, अब दिक्कत नहीं है, अब आ जा रहा होगा। तो चलिए इसको लिखते हैं वेव नेचर ऑफ लाइट। वेव नेचर ऑफ लाइट का कहना समझो क्या करते हैं, ये बोलता है कि जब किसी मीडियम में या लाइट जब ट्रेवल करती है तो इसकी नेचर वेव के जैसे होती है। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैंने एक एक्सिस ड्रॉ कर ली है, मतलब ये सीधा, और यहाँ पर मैंने वाई लिख लेता हूँ, यहाँ पर जेड। अगर मैं लाइट को ट्रेवल कराना शुरू करूँगा तो ये क्या करेगा, कुछ इस तरह से ट्रेवल करना शुरू कर देगा, ये देखो वेव के जैसे। तो इसका कहना यही था कि लाइट अगर ट्रैवल करती है तो ये वेव के जैसे चलती है, तरंग के समान मूव करती है, अर्थात इसकी नेचर कैसे होती है, वेव नेचर होती है। इस थ्योरी का कहना था। लेकिन इसी के अंदर में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक लाइट ही होता है, लाइट्स का एक पार्ट है, तो मैं उसी को एग्जाम्पल के लेके समझाने वाला हूँगा। तो चले पहले क्या करिएगा कि इस थ्योरी का सिंपल सा कहना यही था, हाइगन का कहना था कि लाइट अगर ट्रैवल करती है तो उसकी नेचर पार्टिकल ना हो करके वेव के जैसे होती है। अर्थात अगर ये ट्रैवल कर रही है तो देखो वेग तरंग के जैसे चल रहा होगा इस तरह से, और अगर ये वेव के समान चल रही होगी तो इसमें लाइट में भी वेव के जैसे कैरेक्टरिस्टिक होंगे। मतलब इसी के कुछ लक्षण होंगे, जैसे कि वेव में, तरंग में बोलोगे तो वेवलेंथ होता है, तरंग दैर्ध्य होता है, उसकी आवृत्ति होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, और उसकी वेव नंबर होते हैं, उसका तरंग संख्या होता है, इटसेट्रा। तो जो अगर ये बताओ, जब लाइट का नेचर अगर वेव के जैसे है तो इस वेव को भी, इस लाइट को भी कैसे शो करना चाहिए, जो जो प्रॉपर्टी तरंग के अंदर में पाए जाते होंगे वो सारी प्रॉपर्टी इस लाइट के अंदर भी पाई जाएंगी। लेकिन ये तो बात आपको समझ में आ गया। इसी से आपको एक नया टी में पढ़ा देता हूं, और वो क्या है, EMR। कल मैं आपको लिखवाया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होता है करके, तो मैं अभी आपको बता देता हूं कि इसी का एग्जाम्पल है, मतलब लाइट नेचर का ही एग्जाम्पल आता है EMR। और EMR को कभी कभी बुक्स के अंदर में नेचर ऑफ EMR भी लिख देता है भाई, इसको दूसरा नाम से वो दे सकता है क्या, नेचर ऑफ EMR से। मतलब इसके EMR के कौन कौन सा नेचर होते हैं, तो EMR का फुल फॉर्म मैंने कल बता के रखा था, ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर मैं इसे हिंदी में बोलना चाहूँ तो क्या बोल सकता हूँ, विद्युत चुंबक के तरंग बोल सकता हूँ। देखिएगा ये रेडिएशंस क्या होता है, ये बिल्कुल वेव के समान चलेगा, पर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैंने 3 एक्सिस ड्रॉ कर ली है, इसको एक्स एक्सिस मान लो, इसको वाई मान लो, इसको जेड एक्सिस मान लो। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक लाइट है, एक विकिरण है, इस विकिरण को मैं एक्स एक्सिस पर ट्रेवल करा रहा हूं, एक्स एक्सिस पर आपको मूव करवाना है। तो अगर ये लाइट कैसे चलता है, वेव के जैसे चलता है, इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर कभी भी किसी मीडियम में ट्रेवल करेगी, या मैं सीधा मीडियम ना बोल करके मैं सीधा बोल दूं, अगर ये ट्रेवल करेगी तो इसकी
नेचर कैसे होगा, वेव के जैसे होगा। लेकिन ये तो लाइट का नेचर हो गया। एक्चुअली में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो मैं EMR बोल रहा हूं उसका क्या सेंस है, तो आप सिंपल से बता दीजिएगा कि देखो एक नेचर से, मतलब ये एक लाइट है जो इस तरह से चल रहा होगा, एक लाइट इसमें और होता है, मतलब एक मीडियम तो और होता है। कौन से मीडियम में बताता हूं, रुको, मैं थोड़ा सा हिंदी में फंस रहा हूं भाई, कोशिश करना इंग्लिश में समझाओ, मैं हिंदी बताता हूं तो बड़ा फंसता हूं, इसलिए थोड़ा सा तो खींच के रखना अपने आप को इंग्लिश के साइड में। तो मैं क्या करता हूं, अभी 40 के आसपास स्टूडेंट आ चुके हैं, कल तो 60 प्लस आसपास थे, आज कहाँ चले गए। चलो भाई देखना, आप कोशिश करना कि मैं इंग्लिश में अपने आप को खींच पाओ, क्योंकि हिंदी हिंदी बोलता हूँ बहुत फंसता हूँ मैं। इस वजह से मैं क्या करने वाला हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऐसा रेडिएशन होता है जिसमें एक चीज़ तो एक रेडिएशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड वाला। मतलब देखो कैसे मैं समझाने वाला हूँ यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक, अगर ये रेड वाले को मैं क्या बोल के रख रहा हूँ कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर मैं हिंदी में बोलना चाहूँ तो बोल सकता हूँ विद्युतीय क्षेत्र है। तो दूसरा एक और क्षेत्र बनेगा, वो क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड वाला होगा। कैसे, कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। अब बहुत लोगों को तो दिक्कत आना शुरू हो गया होगा, ऐसे कैसे पॉसिबल है, तो मैं आपको समझाता हूं, देखिएगा कैसे। देखो मैं ये बोल रहा हूं कि मैंने जो ब्लू कलर का बना के रखा है ना, उस ब्लू कलर को आप चाहो तो ऐसे डार्क भी कर सकते हो, इस तरह से मैंने कुछ इस तरह से बना दिया, कुछ इस तरह से बना दिया है। तो ये जो ब्लू करके लिखा हूं, ब्लू रंग का दिख रहा होगा, जब ब्लू कलर का दिख रहा होगा, वो नेचर को मैं बोल रहा हूं मैग्नेटिक नेचर या मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है भाई, तो देखो ऐसा रेडिएशन जिसमें एक साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक साथ ट्रैवल करते हैं, उस रेडिएशंस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। मैं रिपीट करता हूं, मैंने क्या बोला है, मैंने ये बोला है कि ऐसा कोई भी रेडिएशन जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करते हैं, उस फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बोलते हैं। अब देखो मैं आपको समझाता हूं ये मूव कैसे कर रहा होगा। तो ये मूव कुछ इस तरह से करते हैं, देखो मैं ये एक्स एक्सिस बनाया हूं, तो एक अगर ये ऐसे करके चलेगा, ऐसे ऊपर नीचे ऐसे करके, तो एक इसके जस्ट परपेंडिकुलर चलेगा, ऐसे ऐसे करके। एक कीड़ा देखना ऐसे करके चलता है, ऐसे ऐसे ऐसे, और एक सांप जो चलता है कुछ इस तरह से चलता है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो आप सिंपल से बोल दीजिएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विद्युत चुंबकीय तरंग, वे रेडिएशन होते हैं, वे विकिरण होते हैं जिसमें विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करते हैं, एक दूसरे के लंबवत गति करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये तो आप लिख ही लोगे। तो इसको हमने नाम दे दिया है EMR। अब मैं बताने वाला हूं कि EMR के कौन कौन से नेचर हैं। देखो अभी भी ये वेव के समान चल रहा होगा, अगर ये वेव के समान चल रहा होगा तो इसकी नेचर भी वेव के जैसे होगी। तो इसका सबसे पहले यहां पर हम लोग हेडिंग डालने वाले होंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्या लिखने वाले हैं भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ EMR। हिंदी में इसे फुल फॉर्म बोलना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं विद्युत चुंबकीय तरंग की विशेषताएं। तो यहां पर लिखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जिनके पास बुक्स होगा वो ओपन करके रखो, जैसे जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे दिया है कि नहीं। तो इसका सबसे पहला मैं पढ़ाने वाला हूँगा क्या चीज़, दैट इज़ वेवलेंथ। इसकी पहला प्रॉपर्टीज है वेवलेंथ, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोल देते हैं, इसे हम तरंगधार्य बोल देते हैं। देखो होता क्या है, अगर ये वेव के समान चल रहा होगा तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए, नहीं है तो देखिए कि ऊपर वाला जो ऊपर जो बन रहा है वेव, उसको हम लोग बोल देते हैं क्रस्ट, इसको बोल दिया जाता है भाई क्रस्ट, और नीचे वाले को बोलते हैं ट्रफ। तो ये जो नीचे बन रहा है इसको मैं ट्रफ बोल रहा हूँ। अगर यहाँ पर आपको डाउट है तो मैं ऐसे बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये वेब कुछ इस तरह से बनता है तो इस वेब में जो ऊपर बन रहे हैं, मतलब ये वाली और ये वाली, इन दोनों को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसे हम क्रस्ट बोलते हैं। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं तो आप श्रृंग बोला करते हो। और नीचे
वाले को हम लोग क्या बोल देते हैं भाई, इसे हम ट्रफ बोलते हैं और हिंदी में इसे क्या बोला जाता है, गर्त। तो ये कहता है कि अगर ये भी क्रस्ट है, ये भी क्रस्ट है, अगर आगे और भी बनाऊंगा तो भी आगे क्रस्ट ही बनने वाले होंगे कुछ इस तरह से। तो देखो ये क्रस्ट, ये क्रस्ट, ये क्रस्ट, मैं क्या करूंगा, दो सक्सेसिव क्रस्ट, मतलब जो दो सबसे नियरेस्ट है, नियरेस्ट कौन कौन से हैं भाई, सबसे पास में ये वाली और ये वाली, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को मैं डी से शो कर रहा हूं, इसी डिस्टेंस को हम लोग बोल देते हैं वेवलेंथ। तो हम दूसरी बात यही बोल सकता हूं कि ट्रफ है और ये ट्रफ से इस ट्रफ के बीच का दूरी, मतलब गर्त और गर्त के बीच का दूरी को या फिर श्रृंग या श्रृंग के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोल देंगे, तरंग दैर्ध्य बोल देंगे। तो मैं सिंपल सा यहां पर एक पॉइंट बना के लिख दे रहा हूं, डिस्टेंस बिटवीन, काल दे रहा हूं भाई यहां पर, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्या लिखा हूं यहां पर, या तो आप इसे ट्रफ बोल दो, दो सक्सेसिव नहीं, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ट्रफ, और यहां पर लिखेंगे क्या भाई, क्रस्ट इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो मैंने यही बोल दिया है कि दो सक्सेसिव ट्रफ और दो सक्सेसिव क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या नाम दे देंगे, तो आप लोग नाम दे दीजिएगा वेवलेंथ। सर वॉइस एंड वीडियोस इज नॉट क्लियर। मेरी वीडियोस नहीं आ रही, ऐसे कैसे हो सकता है भाई, एक बार मैं चेक कर लेता हूं जरा, देखिएगा कैसे। हाँ मेरे ख्याल से हाँ, अपना नेटवर्क वो चेक कर सकते हैं क्योंकि पानी आया है ना, तो हो सकता है आपके यहाँ के नेटवर्क थोड़ा सा इशू में हो, डिपेंड करता है आप कौन से सिम भी यूज़ कर रहे हो, तो इस पर भी डिपेंड करता है। तो चलो क्या करते हैं, आगे एक पॉइंट यहाँ बना के लिख दीजिएगा कि वेवलेंथ को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो यहाँ से वेवलेंथ को हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे लैम्डा। जिनको पता नहीं है उनके लिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ये लैम्डा है। और इसका सबसे दूसरी बात ये है कि इसका हम लोग निकालने वाले होंगे यूनिट, तो इसका यूनिट जनरल एंगस्ट्रॉम दिया रहता है, कभी कभी हो सकता है ये पिकोमीटर या फिर नैनोमीटर में दे दे, पर आपको अगर यूनिट पूछा जाता है, पूछेगा हालांकि नहीं है, तो इसका यूनिट होता है एंगस्ट्रॉम। जिनको पता नहीं उनके नाम भी लिख दे रहा हूं, एंगस्ट्रॉम, इसको हम लोग बोल देते हैं भाई एंगस्ट्रॉम। ये हो गया एंगस्ट्रॉम, ओके। तो ये इसका नाम हो गया। तो मैंने पहला आपको कैरेक्टरिस्टिक बता दिया कि वेवलेंथ क्या होता है। दूसरी बात, इसका दूसरा जो प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। कल जिन बच्चों को फ्रीक्वेंसी में प्रॉब्लम हो रहा था उसको अभी मैं आपको डील करवा देता हूं कि ये आवृत्ति है, इस आवृत्ति को हम लोग शो करेंगे न्यू से, इसका नाम भी लिख दे रहा हूं नू, पर इसको हम लोग बोलते हैं न्यू। हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, अगर आपको वैसे लग रहा होगा तो भाई मेरा कॉन्फिडेंस लो करवा दे यार, हिंदी वालों बोल बोल के कि हिंदी इंग्लिश में थोड़े से कम समझ में आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको हिंदी बता दूं, पर गड़बड़ हो जाता है कहीं कहीं पर। तो देखिएगा फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ये बोलता है कि एक सेकंड में जितनी वेव चलती है, जितना ट्रैवल करती है, उसको हम लोग बोल देते हैं फ्रीक्वेंसी। सिंपल से बोलना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं कि एक सेकंड में तरंग जितनी दूरी ट्रैवल करती है उसे उसकी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, मैं सिंपल सा यहां पर फ्रीक्वेंसी को लिख सकता हूं कि वेव ट्रैवल बाय ट्रैवल पर सेकेंड बोल सकते हैं यहां पर सेकेंड इज कॉल्ड पर सेकेंड। मैंने हिंदी में लिखा, अच्छा इंग्लिश में लिख दिया हूं भाई। मैंने बोला है कि वेव एक सेकंड में जितनी दूरी तय करती है उसे उस तरंग की फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसे हम लोग किससे शो कर देते हैं, न्यू से। तो मैं बोल देता हूं कि इसे हम लोग न्यू से प्रदर्शित करते हैं और इसकी SI यूनिट क्या होता है, तो आप लोग बोल दीजिएगा हर्ट्ज, HTZ होता है। अगर आपको इतना दिक्कत लग रहा होगा तो आप यहां पर हर्ट्ज लिख दीजिए।
तो मैंने आपको ये बता दिया है भाई कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 सेकंड में तरंग जितनी दूरी ट्रैवल करती है उसे उस तरंग की फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसे हम न्यू से प्रदर्शित करते हैं और इसके SI यूनिट हर्ट्ज होता है। मेरे ख्याल से ये तो आप कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग और चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, और इसकी एक लास्ट करेक्टरिस्टिक है, उसके बाद हम लोग ज़्यादा पढ़ने वाले नहीं हैं। हमको 2 ही चीज़ पता होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ। एक चीज़ और कर लेते हैं, बताओ कल फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हम लोग यहाँ बस लिख लेते हैं न्यू इक्वल टू होता है c/λ। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा कि न्यू इक्वल टू कितना होता है, c/λ होता है। इसको चाहे तो हम लोग एक बार और कुछ कर सकते हैं, कैसे, अगर चाहोगे तो न्यू इक्वल टू 1/λ मल्टीप्लाई c भी लिखा जा सकता है। मैं समझाऊंगा ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं। थर्ड प्रॉपर्टी इसका लिख लीजिएगा, और उस थर्ड प्रॉपर्टी को मैं बोलता हूं वेव नंबर, और हिंदी में इसे क्या बोल देंगे, तरंग संख्या बोल देंगे। चलो बहुत अच्छी बात है। वेब नंबर, देखो वेब नंबर किसको बोलते हैं कि 1 सेंटीमीटर में जितनी वेव्स बनती होंगी। मतलब आपको कुछ नहीं करना, मैं सिंपल बताता हूं। मैं क्या करा, यहां पर एक डिस्टेंस पहले से डिसाइड कर रखा हूं भाई कि यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको d बोल रहा हूं, और उसकी वैल्यू कितना है 1 सेंटीमीटर। तो इस 1 सेंटीमीटर में जितने तरंग बनेंगे, जितना वेव बनेगा, उसे उस वेव की वेब नंबर बोलेंगे। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूं, यहां पास मैंने यहां पास ये बन गया, तो एक वेव तो इसको बोलते हैं, दूसरा वेव, तीसरा वेव, देखो कितने वेव बने हैं, एक यहां पर एक तो ये वाली हो जाएगी, यहां से लेके यहां तक एक वेव, दूसरा वेव, 2 ही वेव दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं क्या करता हूं, सेम डिस्टेंस सेम रखूंगा, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 1 सेंटीमीटर, लेकिन यहां पर मैं वेव ज्यादा बना दूंगा। देखिए कैसे 1 2 3 4 5 बहुत सारे ऐसे बना दिया। तो देखो दोनों का डिस्टेंस सेम है, लेकिन वेवलेंथ यहां पर देखोगे तो वेव ज्यादा संख्या में दिखाई दे रहे होंगे। तो 1 सेंटीमीटर के अंदर में जितने वेव प्रेजेंट होते हैं उसे उस वेव की वेव नंबर्स बोला जाता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम सिंपल सा लिख सकते हैं कि वेव नंबर का मतलब होता है कि द नंबर ऑफ वेव इन 1 सेंटीमीटर इट्स कॉल्ड फ्लाना। तो मैं बोल दिया हूं कि 1 सेंटीमीटर के अंदर में जितनी वेव प्रेजेंट होते हैं उसे उस तरंग की तरंग संख्या बोलते हैं। इसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो यहां पर लिख लीजिएगा इसे न्यू बार, मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूं भाई, इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, इसे न्यू बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैं कहीं कहीं भूल जाता हूं कि मुझे हिंदी लिखना है, रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट तो भूल जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है, किया जाता है। मेरे ख्याल से बता दो यहां तक आपको प्रॉब्लम आई क्या? मैं इस बार थोड़ा धीरे पढ़ा रहा हूं, कल ज्यादा स्पीड हो गया था। चलो, तो मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस तो पढ़ा दिया भाई, जो आपसे पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। देखो इससे पहले वाले सिलेबस के अंदर में नहीं था ये, अब ये ऐड हुआ, तो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि पहले अनसॉल्व आप देखोगे और उसमें देखोगे कि क्वेश्चन आया नहीं, तो मतलब नहीं पढ़ के जाएंगे, तो हो सकता है न्यू ऐड